तो दोस्तों एक बार मैं फिर आपके सामने एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूँ। इस बार मैं जो सिस्टम लेके आया हूँ रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड मैं 50-100 क्वेश्चन लेके आऊँगा। 50 क्वेश्चन इस पार्ट में, 50 क्वेश्चन अगले पार्ट में। अगर दोस्तों आपने मेरे पिछले जो नर्वस सिस्टम के 100 क्वेश्चन लेके आए हों, अगर आपने उसमें से अगर जो भी क्वेश्चन अगर आपको अच्छा लगे हों तो वो आप वीडियो शेयर करें ताकि और से और दोस्तों को आपके बारे में, उसके नोट सेट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में नॉलेज मिले। और दोस्तों आपसे ये विनती है कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है, अगर मेरी मेहनत अच्छी लगती है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। और आपके और कुछ भी डाउट है, कमेंट है कि आप मुझे गाइड कर सकते हैं कि इस पर आप वीडियो बनाएं, मैं उस टॉपिक को बहुत ईजी वे में बनाऊंगा। आप चाहते हैं कि मैं पूरा सिस्टम पढ़ाऊँ तो मैं पूरे सिस्टम को पढ़ा सकता हूँ। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, मेडिकल, सर्जिकल, नर्सिंग, पीडियाट्रिक, जो भी आप टॉपिक कहेंगे मैं उसको बहुत ईजी वे में एग्जाम्पल के साथ क्लियर करूंगा। तो दोस्तों बिना किसी देरी के आपके फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ नेजल कैविटी? डाइजेशन, रेस्पिरेशन, विजन, हियरिंग। तो इसका आंसर इस बार दोस्तों मैं आंसर नहीं, आपको केवल क्वेश्चन पूछूंगा और अपन डिस्कशन करेंगे। तो नेजल कैविटी का आपको पता है रेस्पिरेटरी का पार्ट है, तो रेस्पिरेशन फंक्शन जाएगा, न कि डाइजेशन जाएगा, न विजन जाएगा, न हियरिंग। द नेजल कैविटी इज डिवाइडेड इनटू टू हाफ्स बाय ए स्ट्रक्चर नाउन एज। जो नेजल कैविटी का जो दो डिवाइड में होता है इससे हम क्या कहते हैं दोस्तों? जैसे आपकी ये नेजल कैविटी होती है, एक सेकेंड में आपके लिए इसमें वो चीज़ ले लेता हूँ, एक सेकेंड। जो ये नेजल कैविटी दोस्तों ये टू हाउस में बढ़ती है, इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? सेप्टम कहते हैं, नेजल सेप्टम कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर आपका सेप्टम जाएगा, इसका आंसर आपका रेस्पिरेशन जाएगा दोस्तों। व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ द नेजल कोंका इन द नेजल कैविटी? देयर इज ए 3 कोंका, सुपीरियर कोंका, मिडल कोंका, इंफीरियर कोंका। कोंका इज द आल्सो कॉल्ड द मिटस, सुपीरियर मिटस, मिडल मिटस, इंफीरियर मिटस। ये कोंका क्या करता है कि नेजल कैविटी के एरिया को क्या कर देते हैं? लार्ज कर देते हैं। साथ में क्या करते हैं? ह्यूमिडिफाई का भी काम करते हैं। क्योंकि अगर जैसे कि इसका नेजल कोंका को इस तरह से समझे, एक्चुअली होता क्या है कि देयर इज अ फेशियल जो बोन होती है वो नोज के अंदर क्या करती है कि नोजल कैविटी के एरिया को बढ़ा देती है। वोमर बोन है ना, फेशियल बोन, मेंडिबल, ये क्या करती है कि इसके एरिया को बढ़ा देती है। क्योंकि जो एयर आप एनवायरमेंट से, जैसे कि एग्जांपल 100% एयर ले रहे हैं तो डायरेक्टली वो क्या होता है कि फेरिंग्स और लेरिंग्स से नहीं चल जाए, तो वो क्या करते हैं कि नेजल इरिटेशन कर सकते हैं। तो वो क्या करते हैं कि एक तो उसकी फ्लो को भी धीरे कर देती है और साथ में एरिया जब बढ़ जाता है तो क्या होता है कि पूरी एयर अच्छी तरह से आपके अंदर आ सके, इजीली आ सके। तो इसका आंसर डी जाएगा। विच पार्ट ऑफ नेजल कैविटी कंटेन ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर? तो ऑल्फैक्टरी, क्योंकि नेजल का दो फंक्शन, एक तो रेस्पिरेशन, एक ऑल्फैक्शन, तो ऑल्फैक्टरी रीजन के अंदर मौजूद होती है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नेजल टर्बिनेट कोंका इन द नेजल कैविटी? नेजल टर्बिनेट कोंका का क्या फंक्शन दोस्तों? रेगुलेट एयर फ्लो एंड टेम्परेचर, प्रोड्यूसिंग म्यूकस फॉर डाइजेशन, ट्रांसमिटिंग साउंड वाइब्रेशन, कंट्रोल विजुअल परसेप्शन। नेजल कोंका का आपको पता है कि एक तो आप क्या करता है उसमें एयर को, सरफेस एरिया को बढ़ाता है, साथ में वो एयर फ्लो और टेम्परेचर जो उसको ह्यूमिडिफिकेशन है उसको क्या कर देता है? इंक्रीज करता है। क्योंकि अगर एनवायरनमेंट की जो एयर है वो ड्राई एयर है, अगर वो ह्यूमिडिफाई, जैसे कि आपके घर में एसी होता है वैसे नेजल कैविटी क्या है कि एक एसी की तरह उसको ह्यूमिडिफाई कर देता है और आपके टेम्परेचर को, एयर को मेंटेन करके चलता है। विच बोन फॉर्म द रूफ ऑफ नेजल कैविटी? नेजल कैविटी की अगर रूफ बनाता है तो दोस्तों ये आपकी फ्रंटल बोन है ना, पेलेटाइन बोन इसके पीछे की तरफ बनती है। नेजल बोन भी इसमें पार्ट होता है क्योंकि रूफ के 3 बोन होती है। एक तो क्या होती है कि आपके फ्रंटल बोन, मैक्सिला तो इसके यहाँ आपके नहीं बनाती है नेजल बोन, रूफ बनाती है आपकी नेजल बोन, फ्रंटल बोन। तो इसका आंसर एक्चुअली डी जाएगा वैसे। व्हाट इज द पर्पज ऑफ सीलिया? सीलिया एक ऐसा जहां पे भी वर्ड आ जाए तो इसका मतलब है कि वो पार्टिकल को आगे से आगे धकेल रहा है। जो आपके नेजल कैविटी होती है वो सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलुमिना सीलिएटेड एपिथेलियल होती है कि कोई भी डस्ट आ जाए उसको ट्रैप किया और बाहर की तरफ स्नीजिंग के द्वारा निकाल दिया। तो फिल्टरिंग एंड ट्रैपिंग पार्टिकल फ्रॉम इनहेल एयर। द फेरिंग्स इज मस्कुलर ट्यूब दैट सर्व एज अ कॉमन पासेस। जो फेरिंग्स होती है वो क्या करती है? आपकी कॉमन पासेस है फूड, एयर, साउंड का, है ना, जो कि लेरिंग्स के ऊपर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए पार्ट ऑफ द फेरिंग्स? फेरिंग्स का पार्ट नहीं दोस्तों, नेजोफेरिंग्स फेरिंग्स का पार्ट है, ओरोफेरिंग्स फेरिंग्स का पार्ट है, लेरिंगोफेरिंग्स फेरिंग्स का पार्ट है, पर एपिग्लोटिस इसका पार्ट नहीं है। द एपिग्लोटिस प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन, साउंड प्रोडक्शन, प्रिवेंटिंग फ्लू फॉर एंट्री इन द ट्रेकिया। ये मेरे को बिना कहे आपके आंसर पता चल जाएगा। विच सेक्शन ऑफ द फेरिंग्स इज लोकेटेड डायरेक्टली बिहाइंड द नेजल कैविटी? 3 पार्ट होते हैं, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लेरिंगोफेरिंग्स। नेजल कैविटी के बिहाइंड नेजोफेरिंग्स, ओरल कैविटी के बिहाइंड ओरोफेरिंग्स और लेरिंग्स के पीछे लेरिंगोफेरिंग्स। तो इसका आंसर नेजोफेरिंग्स जो कि नेजल कैविटी के बिहाइंड। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द फेरिंजियल मसल्स ड्यूरिंग स्वेलोइंग? फेरिंजियल जो मसल्स होती है जब आप फूड को स्वेलोइंग कर रही है तब क्या करती है?
प्रोड्यूसिंग स्पीच साउंड नहीं दोस्तों, ये नहीं जाएगा। फिल्टरिंग ब्लड नहीं जाएगा। इनिशिएट स्निफलिंग नहीं जाएगा। पुशिंग फूड इनटू इसोफेगस, फेरिंजियल मसल्स का काम है कि जो आप स्वेलो कर रहे हो तो उसको फूड में फेरिंजियल से इसोफेगस की तरफ ले जाना होता है। द टॉन्सिल विच आर पार्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम आर फाउंड इन द सेक्शन ऑफ फेरिंग्स। देर इज अ वाल्डे रिंग प्रेजेंट इन द नेजोफेरिंग्स ओरोफेरिंग्स के बीच में। तो फेरिंग्स के अंदर जो आपके ट्यूब जो प्रेजेंट होती है वो पार्ट ऑफ लिम्फेटिक्स फाउंड इन विच सेक्शन ऑफ फेरिंग्स। तो ओरोफेरिंग्स में आपके क्या होती है, पैलेटाइन टॉन्सिल्स, जो कि मेनली आपके सबसे ज़्यादा योगदान करती है। नेजोफेरिंग्स में भी एक फेरिंजियल टॉन्सिल्स होती है, पर वो बच्चों में ज़्यादा दिखती है। 20 साल बाद वो क्या हो जाती है, डिसअपियर होने लग जाती है। और एक टॉन्सिल्स होती है टंग के पीछे, जिसे अपन लिंगुअल टॉन्सिल कहते हैं। Which cartilage is the throat is commonly referred to the is Adam apple is the thyroid cartilage। थायराइड कार्टिलेज सबसे लार्जेस्ट कार्टिलेज है, और थायराइड कार्टिलेज जहाँ जुड़ता है, जहाँ आप अपने गर्दन के आप फील कर सकते हैं, ये डोमिनेंट पार्ट को हम एडम एपल भी कहते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ फेरिंजियल मसल्स इन द स्पीच प्रोडक्शन। फेरिंजियल का क्या है, मेंटेनिंग बैलेंस, जनरेटिंग हीट, क्रिएटिंग एयर फ्लो एंड शेपिंग द वोकल कॉर्ड। शेपिंग द वोकल कॉर्ड का काम करता है। नेजोफेरिंग्स इज सेपरेटेड फ्रॉम द एरोफेरिंग्स बाय, नेजोफेरिंग्स जो आपका सेपरेट होता है ओरोफेरिंग्स के, वो है अल्वा, वुल्वा बोलते हैं इसको ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर कवर द लेरिंग्स ड्यूरिंग स्वेलोइंग टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम एंटरिंग द एयरवे। आपका फूड को एयरवे में आने से बचाने के लिए कौन सा कार्टिलेज रेस्पॉन्सिबल है, एपिग्लोटिस। जैसे फूड आता है एपिग्लोटिस क्लोज हो जाता है। द लेरिंग्स हाउस द वोकल कॉर्ड विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर। लेरिंग्स को अपन वोकल कॉर्ड जो होता है उसे अपन वॉइस प्रोडक्शन बोलते हैं, जो कि आपका क्या है, साउंड के लिए, क्योंकि इसे अपन क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स बोलते हैं लेरिंग्स को, जो कि साउंड प्रोडक्शन, आपकी आवाज़ आ रही है। द थायराइड कार्टिलेज द लार्जेस्ट कार्टिलेज इन द लेरिंग सिस्टम, समटाइम रेफर एज द एडम एपल। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ इंट्रेंसिंग मसल्स ऑफ द लेरिंग्स। लेरिंग्स की इंट्रेंसिंग मसल्स का काम है दोस्तों कंट्रोलिंग पिंच एंड टेंशन ऑफ वोकल कॉर्ड्स, है ना दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्ट द लेरिंग्स टू द ब्रोंकाई ऑफ द लंग्स। जो कि लेरिंग्स के नीचे क्या आता है दोस्तों, ट्रेकिया, ट्रेकिया के नीचे ब्रोंकाई। तो लेरिंग्स को ब्रोंकाई से कनेक्ट कर रहा है ट्रेकिया। व्हेन ए पर्सन स्पीक इन हाई पिच वॉइस द वोकल कॉर्ड आर टिपिकली, जब वो अगर हाई पिच मतलब बहुत जोर से हाई पिच से बोल रहा है, तब टाइटली स्ट्रेच होंगे, रिलैक्स होंगे, कंप्लीट ओपन हो जाएंगे, डिटेच होंगे। ना, टाइटली स्ट्रेच हो जाते हैं वोकल कॉर्ड, तब जाके वो हाई पिच बोल पाता है। द क्रिकोइड कार्टिलेज इज सिचुएटेड बिलो द थायराइड कार्टिलेज, प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द वोकल कॉर्ड, रेगुलेट ब्लड सर्कुलेशन, कनेक्ट द लेरिंग्स टू हाइट बोन फ्रॉम द एपिग्लोटिस। प्रोटेक्ट द वोकल कॉर्ड, क्रिकोइड कार्टिलेज जो कि थायराइड कार्टिलेज के नीचे होता है, एक रिंग शेप साइन जो आप अंगूठी पहनते हैं वैसे दिखता है, ये प्रोटेक्ट करता है वोकल कॉर्ड को। विच पार्ट ऑफ लेरिंग्स इज कॉमनली रेफर्ड एज द फॉल्स वोकल कॉर्ड। किसका हम कहते हैं, दो टाइप के फोल्ड होते हैं, ट्रू वोकल कॉर्ड और फॉल्स वोकल कॉर्ड। ट्रू यानी वोकल ओरिजिनल वोकल कॉर्ड जो इसका नाम होता है ट्रू वोकल कॉर्ड, और फॉल्स वोकल कॉर्ड को हम कहते हैं वेस्टिबुलर फोल्ड, जो कि इसके जस्ट पीछे होता है। वो एक एनाटॉमिकल पोजीशन दिखते हैं, फिजियोलॉजिकली इसका कोई उपयोग नहीं है। द प्रोसेस ऑफ फोनेशन, फोनेशन यानी साउंड प्रोडक्शन, इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ एयर थ्रू द आपका ट्रेकिया, ग्लोटिस, ब्रोंकाई, एपिग्लोटिस, ग्लोटिस। लेरिंग्स की केविटी के देखते हो तो तीन पार्ट आते हैं, सुपराग्लोटिस, ग्लोटिस और इंफ्राग्लोटिस। तो जो मेन ग्लोटिस है जहाँ पे आपके ट्रू वोकल कॉर्ड सिचुएटेड होते हैं, वो आपस में क्या करते हैं कि मूवमेंट करने के कारण आपको साउंड प्रोडक्शन होती है। व्हाट इज वाल्डे रिंग, ये मैंने बता चुका हूँ कि एक लिम्फेटिक टिश्यू का कलेक्शन होता है जो आपको एरो डाइजेस्टिव ट्रैक, मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक और डाइजेस्टिव ट्रैक में कोई बैक्टीरिया इजीली नहीं आ पाता। तो ग्रुप ऑफ लिम्फोइड टिश्यू इन द ओरल एंड फेरिंजियल टॉन्सिल। वेयर इज द वाल्डे रिंग लोकेटेड इन द ह्यूमन बॉडी, ओरल एंड फेरिंजियल एरिया। जहाँ वाल्डे रिंग का नाम है, मतलब ओरल और फेरिंजियल एरिया के बीच में चार टॉन्सिल्स ऐसे एक रिंग बना लेते हैं, जो कि न तो रेस्पिरेटरी ट्रैक में बैक्टीरिया इजीली जा पाता है, न आपके डाइजेस्टिव ट्रैक में जा पाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट ए पार्ट ऑफ वाल्डे रिंग। देखो, पैलेटाइन टॉन्सिल्स आपको ओरल कैविटी से दिख जाती है, लिंगुअल टॉन्सिल आपके टंग के पीछे रहती है, थायराइड ग्लैंड इज द पार्ट ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। ये आंसर सी जाएगा। द ट्रेकिया इज कॉमनली नाउन एज wind pipe, food pipe, esophagus, voice box, larynx. What is the primary function of trachea? ट्रेकिया का काम है दोस्तों अलाउिंग एयर टू फ्लो एंड फ्रॉम द लंग्स, मतलब एयर जो आती है ऊपर से उसको ले जाने का काम है। व्हाट इज द ट्रेकिया मेड ऑफ कार्टिलेज। देयर इज अ 16 से 20 कार्टिलेज होते हैं, सी शेप के कार्टिलेज होते हैं दोस्तों। COPD is a progressively respiratory disease primarily characterized by rapid weight loss, high fever, persistent cough and difficult breathing, vision problem. COPD दो मेनली डिजीज होती है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसेमा, जिसमें पेशेंट को कंटिन्यूस कफ है, डिफिकल्टी ब्रीथिंग है, मतलब वो COPD पेशेंट है। COPD का एक्चुअली कॉजेज स्मोकिंग होता है। देर इज अ नो एग्जैक्ट कॉजेज बट द मोस्ट प्रोबेबली रिसर्च ये कहती है कि स्मोकिंग हो सकती है, एज हो सकता है,
है ना, बहुत सारे एलर्जन फैक्टर भी रोल कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट टिपिकली कैटेगराइज अंडर सीओपीडी? एम्फाइसीमा है, अस्थमा है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है, क्योंकि अस्थमा क्रोनिक ब्रोंकाइटिस कह दो या अस्थमा कह दो, बात एक है, पर न्यूमोनिया इसके अंदर आपके नहीं आएगा दोस्तों। Which diagnostic test is commonly used to assess the lung function test in patient with COPD? is the right answer PFT, pulmonary function test, जिसमें आपकी टाइडल वॉल्यूम, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू व्हाट सब्सटेंस सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द रिस्क ऑफ डेवलपिंग? पीएफटी के लिए आप मेरी वीडियो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व में मैंने आपको समझाया हुआ है, नहीं तो मैं एक सेपरेट वीडियो और बना दूंगा। लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू व्हाट सब्सटेंस सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द रिस्क ऑफ डेवलपिंग सीओडी? फ्रेश एयर, परफ्यूम, एब्सॉर्ब फाइबर एंड डस्ट। मतलब ऐसे अगर आप कंटिन्यू ऐसे केमिकल फाइबर्स ऐसे चीज़ों से एक्सपोजर हो रहे तो आपको सीओपीडी होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। हाउ मेनी प्राइमरी ब्रोंकाई आर देयर इन ह्यूमन रेस्पिरेटरी? कितने टाइप के ब्रोंकाई होते हैं? 2 ब्रोंकाई, क्योंकि देखो ये ट्रेके आता है तो ये 2 ब्रोंकाई में डिवाइड होता है, प्राइमरी ब्रोंकाई जिसे कहते हैं। फिर सेकेंडरी इसके निकल जाते हैं, ये होते हैं सेकेंडरी ब्रांचेस निकलती है, पर प्राइमरी ब्रोंकाई कितने हैं दोस्तों? 2। द ब्रोंकाई कंटिन्यू डिवाइड इनटू द स्मॉल एयरवे नाउन एज ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंकाई डिवाइड होता है सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स में। ब्रोंकाई लाइन विद द सीलिया विच आर हेयर लाइक स्ट्रक्चर दैट हेल्प इन द सीलिया नाम आ गया, मतलब ट्रेप करता है, बाहर की तरफ फेंकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इन्वॉल्व इन्फ्लामेशन नैरोइंग ऑफ द ब्रोंकाई कॉजिंग डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग? ऐसी कौन सी है जिसमें इन्फ्लामेशन आ जाए ऑफ द ब्रोंकाई? इज द ब्रोंकाइटिस। ITI जहाँ पे आ जाए वो इन्फ्लामेशन को डिनोट करता है। इन द स्पायरोमेट्री टेस्ट द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी फोर्सफुली एक्सेल आफ्टर मैक्सिमम इनहेलेशन इज द फोर्सफुली एक्सपायरेटिव वॉल्यूम इन 1 सेकेंड। मैं इसको थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ। टोटल लंग कैपेसिटी तो जो सबकी कैपेसिटी मिलकर बनती होती है वो टोटल लंग कैपेसिटी 6 लीटर होती है। रेजिडल वॉल्यूम जो लंग्स में हमेशा थोड़ी सी वॉल्यूम बची रहती है 1100 से 1200 ml, वो एलोलाई को पिचकने नहीं देती, वो रेजिडल वॉल्यूम होता है। जैसे हार्ट में रेजिडल वॉल्यूम होता है ना, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम बोलते हैं, 60 ml होता है। इंक्रीज रेस्पिरेटरी वॉल्यूम मतलब आप एक इंस्पायरेशन के बाद जो आप डीप इंस्पायरेशन करते हैं उसे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। A complete lung function test often include measuring lung volume, airflow rate and difficulty capacity. What is the purpose of this? Diagnosis and monitor of respiratory disorder, क्योंकि अगर आपको लंग्स जहाँ लंग्स वॉल्यूम आ गया तो ऑटोमेटिकली रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर का टेस्ट है। What are alveoli? एल्वोलाई क्या है? स्मॉल यूनिट फंक्शन यूनिट ऑफ द लंग्स, है ना। तो इसका आंसर आपको दोस्तों ये जाएगा टाइनी सैक विद इन द लंग वेयर गैस एक्सचेंज, छोटे छोटे पाउच होते हैं जहाँ पे गैस एक्सचेंज होती है, इसी आंसर जाएगा दोस्तों, है ना। Which lung disorder directly affect the function of alveoli and reduce the efficiency of gas exchange? जो डायरेक्ट आपके एल्वोलाई को अफेक्ट करते हैं और गैस एक्सचेंज को कम कर देते हैं, अस्थमा, डायबिटीज या आर्थराइटिस या न्यूमोनिया। देखो डायबिटीज और आर्थराइटिस होना नहीं है, अस्थमा न्यूमोनिया ना। अस्थमा के अंदर उसके ब्रोंकिस स्ट्रीप में सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं, पर जहाँ अगर आपके एल्वोलाई अगर हो रही तो वो न्यूमोनिया सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेटली नंबर ऑफ एल्वोलाई इन द ह्यूमन एडल्ट लंग? इट इज 100 मिलियंस ऑफ आपके क्या होते हैं? एल्वोलाई होते हैं। विच गैस एक्सचेंज इज मोस्ट अफेक्टेड बाय द डैमेज ऑफ द एल्वोलाई इन एम्फाइसीमा? इज द कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेशन नहीं हो पाती है, इसी कारण से एम्फाइसी वाला पेशेंट हमेशा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में दिखता है जिसमें हाइपर केपनिया हो जाता है। तो दोस्तों ये आपकी सारी 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में 50 इंपोर्टेंट रेस्पिरेटरी लेके आऊँगा, उसके बाद में आपको नर्वस बता चुका हूँ, रेस्पिरेटरी बता चुका हूँ, उसके बाद में आपको 100 क्वेश्चन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के लेके आऊँगा। फिर धीरे धीरे करके मैं सारे सिस्टम के बाद आपको MSN के पीडिया के नोट्स बताऊँगा। इसके बीच में अगर मैं आपको सिस्टम भी समझना होगा, जैसे एनाटोमी के अंदर मैं आपको नर्वस सिस्टम की वीडियो बनाऊंगा, 5 वीडियो में नर्वस सिस्टम इतना ईजी वे में बताऊंगा कि आप जिंदगी भर नहीं बोलोगे। तो दोस्तों अगर मेरी मेहनत अगर आपको वीडियो पसंद आई और मेरी मेहनत अच्छी लगी हो आपके लिए, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।